हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिर हमने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज हम बाकी बच जाने वाली 4 ब्रांचेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, सो हम इन 4 ब्रांचेस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब 5th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आप इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग of chemical compounds on a commercial या जिसको आप बोलते हैं लार्ज स्केल। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन ऑन ए कमर्शियल या लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे उनको बनाया जाता है। ठीक है, सो वो चीज़ें आप किस में डिस्कस करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स या जिनको आप केमिकल्स बोलेंगे, जो कि आप प्रिपेयर करते हैं लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो कौन कौन से केमिकल्स आ जाते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसी तरह क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स आप प्रिपेयर करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, अब देखें ये जो केमिकल्स हैं या केमिकल कंपाउंड्स हैं, अब ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रॉ मटेरियल, ये जो केमिकल मैंने लिखे हैं, ये जो केमिकल यहाँ पे राइट हुए हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, राइट। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है बेसिकली बेसिक मटेरियल टू प्रिपेयर समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो आपको बेसिक मटेरियल रिक्वायर होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉमन से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप घरों में चाय बनाते हैं, ठीक है, अब उस चाय के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? दूध रिक्वायर होता है, ठीक है, इसके अलावा शुगर रिक्वायर होती है, चीनी, ठीक है, इसके अलावा फिर टी लीव्स जिसको आप पत्ती बोलते हैं वो रिक्वायर होती है। ठीक है, सो फाइनली ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बेसिकली चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह से ये जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। अब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो आप प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र्स, खादें आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसी तरह से सोप आप प्रिपेयर करते हैं, फिर इसी तरह फाइबर्स आप प्रिपेयर करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा कुछ आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिमिलरली पेंट्स एंड पेपर्स
सो इस तरह के जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए कमर्शियल स्केल, सो इन प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द radioactivity, nuclear processes and properties। ठीक है, अब देखें जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो बच्चे जो कि नए नए 9th में प्रमोट हुए हैं उनको कुछ ऐसी टर्म्स देखने को मिलेंगी जो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगी। ठीक है, हाँ ये होगा कि जैसे जैसे हम आगे आएंगे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे सो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बट जो जो टर्म्स इनमें आ रही हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ईजी वर्डिंग में समझाने की। ठीक है, अब जैसे देखें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसमें वो बेसिकली किस चीज़ की स्टडी है कि स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस से रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स एमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, शायद आपने वर्ड सुना होगा अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस एमिट हो रही हों अगर किसी भी सब्सटेंस से, सो उस सब्सटेंस को बोलते हो आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हो आप रेडियो एक्टिविटी। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेस भी बोलते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, राइट। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है कि यही बेसिकली जो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव रेज एमिट कर रहा है, पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, ये बेसिकली क्या होती हैं? एनर्जी है ये बेसिकली एक। ठीक है, सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो मेन कंसर्न होता है वो इस एनर्जी और उसका यूज़ होता है कि वो एनर्जी कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज़ की जा सकती है, राइट। अच्छा, अब इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री को आप एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, कि स्टडी ऑफ chemical effects resulting from the absorption of radiations within the animals, plants and other material। कि जो एनिमल्स, प्लांट्स और किसी भी मटेरियल में ये जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनके क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, और या कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कि इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, सो उनमें जो जो केमिकल चेंजेस अक्कर होती हैं, जो जो केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी स्टडी को भी आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस या इसका स्कोप कि क्या क्या चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट होता है रेडियो थेरेपी। ठीक है, अब ये रेडियोथेरेपी क्या होता है? अब इन रेडिएशंस की मदद से आप अगर कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी बोलते हैं, राइट। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी?
सेकंड एप्लीकेशन है फूड प्रिजर्वेशन, के खुराक को, फूड को आप डिफरेंट मेथड्स से, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उसको महफूज करते हैं। सो वो भी हम लोग किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की मदद से आप क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, राइट। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with the study about components of environment and effects of human activities on environment। ठीक हो गया। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट के, माहौल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे आग, हवा, मिट्टी और पानी, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की स्टडी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पे, उस चीज़ की स्टडी को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली रिलेटेड है डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, जैसे रिलेटेड का क्या मतलब है, कनेक्टेड, ठीक है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस के साथ ये कनेक्टेड है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, जैसे फिर जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ठीक हो गया। अब इनका भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोलॉजी क्या होती है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी क्या होती है, अब जियो का मतलब होता है अर्थ, ज़मीन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और इस ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की जो स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें आप लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सॉइल और वाटर का तो आपको पता ही है, सॉइल का मतलब मिट्टी और वाटर का मतलब पानी, राइट। एट्थ और आखिरी केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the separation and analysis of a sample to identify its अब एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कि किसी भी सैंपल का आपने एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको एग्जामिन करना है, उसका मुआयना करना है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है आपने। कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, पार्ट्स, ठीक है, कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, राइट।
अब ये जो काम है आप बेसिकली दो तरह से करते हैं, दो स्टेप्स में ये काम करते हैं। जो पहला स्टेप है उसको आप बोलते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, और जो सेकंड काम है फाइनली उसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सैंपल। ठीक है, कि उस सैंपल में कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। अब जब एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे सैंपल में कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फाइनली आप क्या करते हैं कि उस सब्सटेंसेस की आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट का एनालिसिस करते हैं कि सैंपल में मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं वो उनकी अमाउंट क्या है। राइट, अब जैसे मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाता हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे आपके पास एक फार्मूला है वाटर का H2O, ठीक हो गया। अब देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होगा कि आपने इस सैंपल में मौजूद सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे आपको पता लग गया कि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट, सो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद अब आपने ये काम करना है कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। राइट, सो अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिफरेंट यूनिट्स में हो सकता है, लाइक मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 ग्राम वाटर है तो उस 100 ग्राम में कितने ग्राम हाइड्रोजन हैं और कितने ग्राम ऑक्सीजन हैं। राइट, या इसी तरह इसका वॉल्यूम गिवन है, सपोज 100 cm³ वॉल्यूम गिवन है, सो उस 100 cm³ में कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का है और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। सो इसको आप क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, इसका दायरा कार क्या है, क्या क्या चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो इसमें हम डिस्कस करते हैं फूड को, वाटर का एनालिसिस करते हैं, फूड का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं या आप क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। सो इस तरह के एनालिसिस आप करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए। ठीक है, सो ये आप काम कर रहे होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पे जो क्लिनिकल एनालिसिस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लिनिकल एनालिसिस क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट आप टेस्ट्स करवाने जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, लाइक ब्लड टेस्ट आप करवाने जाते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट को करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। राइट, सो इस तरह के एनालिसिस को आप क्या बोलते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपकी ये तमाम की तमाम केमिस्ट्री की 8 मेन ब्रांचेस कवर हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।